वकील के बच्चे, तेरी मौत आ गई है। खबरदार, एक पागल पागलखाने से भागा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है, कोई रहम खाकर उसे आसरा न दे। जो कोई इस पागल को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। चंदू, चंदू, पुलिस मुझे पागल समझ के पकड़ रही है, मुझे छुपा लो चंदू। अरे हम क्या करें साला, तुम हो ही पागल, भागो यहाँ से। भागो, 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 भागो। पागल पागलखाने से भागा हुआ है, जो कोई इस पागल को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। बिल्लू
बिल्लू, तुम? मेरी बहनें कहाँ हैं? तुम उनकी चिंता मत करो, अपना आप संभालो, जल्दी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अच्छा, तुम भी मुझे पुलिस को पकड़वाकर इनाम हासिल करना चाहती हो? नहीं बिल्लू, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई शक नहीं है। बिल्लू, मैं तुम्हारे लिए वही पुरानी गायत्री हूँ। तुम इस तरह जितना डर के पुलिस से भागोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही पागल समझेगी। तुम डरते क्यों? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। गायत्री, अगर तुम मेरे साथ हो तो इस दुनिया की ऐसी तैसी, मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त तो मुझसे ज्यादा ये लोग पागल हो रहे हैं। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अदालत अपने आप फैसला कर लेगी। चलो मेरे साथ, आओ बिल्लू। ये लीजिए। आओ, चलो जीप पे बैठ जाओ। इकबाल भैया, क्यों ना हम जल्दी से रेखा और अनोखा की शादी कर डालें? हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है बहन, बच्चे कौन से बूढ़े हो रहे हैं, पहले वो पगला तो ठिकाने लग जाए। कहीं मुझे मीठा जहर तो नहीं पिला रहे हो? अभी तक तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये उम्मीद होगी कि रेखा की शादी बलराज से हो जाए। हाँ, सो तो है। क्या बिगाड़ लोगी मेरा? क्या बिगाड़ लूंगी? अरे मैं मथुरा में छींकूं तो काशी हिल जाती है, बड़ी जन्म जली हूँ मैं। और ये भी मत भूलो कि दुर्गा दास की नकली वसीयत तुम्हें 1 मिनट में हटकर ही लगवा देगी। हाँ बहन जी, ये भी ना भूलो कि उस नकली वसीयत पर तुम्हारे भी दस्तखत हैं। दोनों बहन भाई एक साथ जेल जाएंगे। पहले तुम ही जाओ। ना 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 ना, दोनों एक साथ जाएंगे। तुम्हारे डैडी और मेरी मम्मी दोनों ने मिलकर एक नकली वसीयत बनाई है। नकली वसीयत? समझी। अंकल, अंकल। कौन है? मैं हूँ आपका अनोखे। अंकल, मैंने अभी अभी सपना देखा है कि कोई आपके तकिए के नीचे से चाबियां निकाल रहा है। अरे बड़े जोड़ के घर में छोटे जोड़ का क्या काम? अंकल, मैंने सपने में ये भी देखा कि एक खूबसूरत लड़की आपकी तिजोरी खोल रही है। अरे अंकल, वो लड़की तो तिजोरी में से एक कागज निकाल के ले जा रही है। देख भाई, तू बकवास बंद कर, मौके मुझे सोने दे, बता जाओ। अंकल, अब वो लड़की चली गई। जा भाई जा, तू भी जाना जा। जाता हूँ अंकल, जाता हूँ। मैं तो आपको चोरी का आंखों देखा हाल सुना रहा था। गुड नाइट अंकल। आजा आजा, गुड नाइट। बलराज को पागल ठहराने के सबूत में बारी बारी सारी गवाहियां पेश की जाएं। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बलराज एक खतरनाक पागल है। इसके पागलपन के सबूत में अब मैं उन लोगों की गवाहियां पेश करता हूं जिनको स्वर्गवासी सेठ दुर्गादास और उनके पोते बलराज से बहुत नजदीकी संबंध रहा। गवाह नंबर 1, शेख बालनाथ, सेठ दुर्गादास जी के कानूनी मुख्तार। आप मेरे साथ कहिए कि मैं गीता की सौगान खाकर कहता हूँ। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर इकबाल नाथ, आप बलराज के बारे में क्या जानते हैं? जनाब, मैंने जिंदगी भर सेठ दुर्गादास का नमक खाया है। मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे और मैं चाहता था कि उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके पोते सेठ बलराज की भी उसी तरह सेवा करूं, उसी तरह खिदमत करूं। लेकिन अचानक इतनी बड़ी दौलत पाने के बाद सेठ बलराज अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दौलत को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। घर वालों के साथ फसाद, दंगा धींगा, मुश्ती। क्या कहूं सरकार, शहर में इन्होंने वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया, वो हंगामा पैदा किया सरकार के। और सब कुछ पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है सरकार। कितने बेगुनाहों को पीटा इन्होंने, कितनों से मार खाई है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ये सब कुछ देखने से पहले मैं इस दुनिया से उठ जाता तो बहुत अच्छा था। जज साहब, जनाब,
अब इससे ज्यादा और कुछ कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। सतवंती देवी, आप भी बलराज को पागल समझती हैं? हाँ जज साहब, पहले ये कहीं से इस लड़की गायत्री को ले आया और कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा। हमने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन मुकर गया। कहने लगा नहीं, मैं तो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी करूंगा। हमने फौरन शादी का मुहूर्त निकलवाया और मंडप सजाया जज साहब, लेकिन अचानक शादी के मंडप में इसने आके मंडप को तहस नहस कर डाला जज साहब, और कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो तुझे दूसरी लड़की से शादी करूंगा। बस वो दिन और ये दिन मेरी तो जान जा रही है इसका ये पागलपन देखकर। हाय मेरा पागल बेटा। श्रीमान जी, पागलपन की बीमारी तो इनके खानदान में चली आई है। इनके दादा श्री दुर्गादास जी महासन की आदमी थे, हमेशा बीमार रहते थे। डॉक्टर को एक वक्त घर में आने की फीस 100 रुपया देते थे और डॉक्टर के चले जाने के बाद दवाई मुझे पिला देते थे। श्रीमान जी, ये खानदानी रोग है, पागलपन तो इनके खून में है। शिव शंकर शिव शंकर। ये सब झूठे हैं जज साहब, सब मिली भगत है। बलराज पागल नहीं है, उसे जबरदस्ती पागल बनाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ कहना है इधर कटहरे में आके कहिए। कुमारी गायत्री देवी, जब तक दादा और पोते का मिलाप नहीं हुआ था, आप सेठ दुर्गादास जी के यहाँ बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। हाँ। नौकरी जब आप सेठ जी क्या करती थी, तो रात को सोने के लिए कहाँ जाती थी? बलराज के घर। मैं पूछ सकता हूँ किस रिश्ते से? इंसानी रिश्ते से। मुझे उनकी बहनों से बहुत प्यार है। और बलराज से नहीं? उनसे भी है। तो फिर आपने बलराज के साथ शादी करने के लिए इनकार क्यों किया? मुझे उनकी नीयत पर शक हो गया था। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। इसमें नोट करने वाली क्या बात है? हाँ? ऑर्डर ऑर्डर। आपके माता पिता कहाँ हैं? अपने गांव में। आपसे मिलने के लिए कभी कभार आपके पास आते होंगे? नहीं। उनकी कोई चिट्ठी, कोई पत्र आता होगा? जी नहीं। तो आप घर से भाग कर आई हैं? आपका इससे क्या मतलब? योर ऑनर, एक कुंवारी लड़की जो घर से भाग कर आई है, जो नौकरी कहीं करती है, सोती कहीं और है, कानून की नजर में उसकी गवाही की कोई कीमत नहीं। कुमारी गायत्री, आपको और कुछ कहना है? जज साहब, ये सब गवाहियां झूठी हैं। ये 5 छालिया वाली बुड्ढी, ये लोभी पंडित और ये लंबू इकबाल नाथ के वकील साहब, ये सब झूठे हैं जज साहब। आपको क्या बताऊं, हिंदुस्तानी लड़की हूं, कहते हुए भी शर्म आती है। योर ऑनर, घर के लोगों के अलावा मेरे पास कुछ ऐसी और भी गवाहियां मौजूद हैं जिनका सेठ दुर्गादास या सेठ बलराज या घर के और किसी आदमी से कोई दूर का भी वास्ता नहीं। गवाह नंबर 4, फकीरा भिखारी। फकीरा, तुम इस आदमी को पहचानते हो? जी, बड़ी अच्छी तरह सरकार। मैं एक रात फुटपाथ पर सोया हुआ था। बड़ी जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। साहब उधर से गाड़ी में आए, मेरे पास आए तो मैंने चाय के लिए 10 पैसे मांगे। सरकार, साहब ने 100 का नोट निकाल कर मुझे दे दिया और अपने कपड़े भी उतार कर दे दिए और खुद मेरी फटी पुरानी धोती पहनकर चले गए। सरकार, मैं कभी कपड़ों को देखता था, कभी 100 के नोट को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को। तो तुम उस वक्त क्या समझे कि आदमी कैसा है? सरकार, मैं समझा जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? फूल कुमारी। क्या करती हो? गाने बजाने का धंधा। इस आदमी को पहचानती हो? ओह, बड़ी अच्छी तरह। एक बार सेठ जी मेरा मुजरा सुनने मेरी कोठी पर आ गए। मुजरा सुनने के बाद मुझे तन्हाई में ले गए और फिर मेरी राम कहानी पूछनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो, किस मजबूरी से ये धंधा कर रही हो, तुम ये बाजार छोड़कर घर क्यों नहीं चली जाती? और फिर बगैर मांगे 1 लाख रुपए का चेक काटकर मुझे दे दिया। सिर्फ गाना सुना था? जी हाँ। किसी किस्म की छेड़खानी? जी नहीं, हम तो कलाकार लोग हैं। कला की इतनी बड़ी कीमत? खैर, इतनी बड़ी रकम हाथ में लेने के बाद तुमने इस आदमी के बारे में क्या सोचा? यही कि जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम छोटू पहलवान है जी। तुम सेठ बलराज के बारे में क्या जानते हो? अजी, सेठ तो ये अभी अभी बना है।
कल तक तो ससुरा दाल रोटी बेचता था। वकील साहब, एक दिन मैं इसके होटल में खाना खा रहा था, जरा सा मखौल मजाक हो गया तो इसने मेरी वो पिटाई की कि मैं अपनी पहलवानी भूल गया। सोचा था बच्चू हत्ते चढ़ जाए तो बदला लूंगा, लेकिन एकाएकी जब ये मिल वाले सेठ का पोता बन गया तो अपना चलता होटल मुझे मुफ्त में दे गया। वकील साहब, तो तुमने ये सोचा होगा कि ये जरूर कोई देवता है। देवता? और ये तो पहले भी पागल था और अब भी पागल है। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। दुनिया में हर कोई एहसान फरामोश नहीं होता। सेठ बलराज ने जिसको अपना चलता हुआ होटल मुफ्त में दे दिया, वो भी उसे पागल ही समझता है। बलराज, सिवाय गायत्री के बयान के हर बयान तुम्हारे खिलाफ है। अपनी सफाई के लिए अगर तुम चाहो तो अदालत की तरफ से तुम्हें वकील दिया जा सकता है। नहीं जज साहब, मैंने जिंदगी में ना कोई चीज मांग कर ली है और ना लूंगा। मैं तो पागल हूं, कोई भिखारी तो नहीं। तो तुम भी मानते हो कि तुम पागल हो? बेशक मैं पागल हूं, लेकिन नंबर 2। अच्छा, तो पहले नंबर का पागल कौन है? वो भगवान। भगवान? जज साहब, भगवान के पागलपन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने मुझ जैसे दाल रोटी बेचने वाले, इज्जत की जिंदगी बसर करने वाले इंसान के साथ मजाक करके एक ही दिन में करोड़पति बना दिया। हजूर, ना मैं अमीर बनता और ना ये सब मेरे दुश्मन होते। सरकार, गरीबी के दिनों में जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, मैं उसे अमीर बनकर कैसे भूल सकता हूं। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है, न मास्टर का। मेरी जिंदगी ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैंने दुनिया में यही देखा है कि कुदरत से लेकर आदमी तक हर कोई अपने हिस्से से दूसरे को कुछ ना कुछ जरूर देता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। मास्टर लोग पहले खुद पढ़ते हैं, फिर सारा जीवन उस विद्या को विद्यार्थियों में बांटते रहते हैं। इसका मतलब है मास्टर लोग पागल। डॉक्टर पहले खुद डॉक्टरी सीखते हैं, फिर उस विद्या का फायदा उठाकर रोगियों के रोग दूर करते रहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर पागल है। सूरज के पास रोशनी है, वो सारी रोशनी दुनिया को दे देता है। इसका मतलब है कि सूरज पागल है। चांद के पास चांदनी है, वो चांदनी सिर्फ आकाश तक नहीं रखता, इस धरती को दे देता है। इसका मतलब है कि चांद पागल है। दरख्तों के पास फल होते हैं, उन फलों का बोझ खुद उठाते हैं और वो फल दुनिया वालों को खाने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब है कि दरख्त पागल है। गाय अपने बछड़े को थोड़ा सा दूध देकर बाकी सारा दूध दुनिया को बांट देती है। इसका मतलब है कि गौ माता पागल है। सरकार, इन सब पागलों को बनाने वाला वो भगवान है। इसका मतलब हुआ कि भगवान सबसे बड़ा पागल है। और बाकी रही पागल नंबर 2 की बात, यानी कि मेरे पास तो न विद्या है, न रोशनी है, न चांदनी है, सिर्फ दौलत ही दौलत है। सरकार, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस दौलत को जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। एक भिखारी को मैंने आदमी होने के नाते सर्दी से बचने के लिए रुपए और कपड़े दे दिए। इसका मतलब है किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करना पागलपन है। एक तोय फूल कुमारी को इज्जत की जिंदगी बसर करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दे दिया ताकि वो कोठे से उठकर घर में आ जाए और शराफत की जिंदगी बसर कर सके। इसका मतलब यह हुआ किसी पर जरूरत से ज्यादा रहम खाना पागलपन है। एक बेकार गुंडे को मैंने अपना चलता हुआ होटल मुफ्त दे दिया ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके। इसका मतलब है किसी के साथ जरूरत से ज्यादा नेकी करना पागलपन है। जज साहब, अगर मैं चाहता तो अपने दादा की जायदाद का मालिक बनकर इकबाल नाथ, सतवंती, खन्ना साहब और पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि गिद्ध तो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये जिंदा आदमी को खा जाए। सरकार, फिर भी मैंने इनकी इज्जत की, अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया। इसका मतलब है कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बलराज, मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूं। फर्ज करो तुम जज हो, कानून का तराजू तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जगह मुल्जिम के कटहरे में मैं खड़ा हूं और बार बार अपनी जुबान से ये कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं। तो तुम मेरे बारे में क्या फैसला करोगे? क्या सवाल किया है जज साहब? कानून
कानून तो एक किताब है जिसकी ना आंखें होती हैं ना दिल। वो तो गवाहों के बयान को ही सच मानेगा हुजूर, और आपको भी पागल करार दे दिया जाएगा। ये एक पागल का फैसला है और अब कानून का फैसला ये है। जज साहब, मैं आपकी सेवा में एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं हूं अनोखे लाल, सतवंती देवी का इकलौता बेटा, और ये झूठी वसीयत अंकल इकबाल नाथ की तिजोरी से चुरा कर लाया हूं। योर ऑनर, ये वसीयत झूठी है या असली, इसका बलराज के पागलपन से क्या संबंध? लेकिन इस वसीयत का बलराज की मोहब्बत से तो संबंध है। इस वसीयत के मुताबिक अगर बलराज इकबाल नाथ की लड़की रेखा से शादी न करे तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। योर ऑनर, मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि सवाल बलराज के पागलपन का है, उसकी शादी या जायदाद का नहीं। लेकिन अदालत के पास शेर दुर्गादास की असली वसीयत भी मौजूद है, जो उनके खानदानी डॉक्टर शिवराज के पास बतौर अमानत जमा थी, और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। योर ऑनर, ये वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अनोखे लाल की दी हुई वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, बलराज का पागलपन तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की नीयत भी जाहिर हो गई। एक भोले भाले इंसान को जो गायत्री से मोहब्बत करता था, नकली वसीयत में शादी की शर्त डालकर आप लोग उसकी सारी जायदाद हड़प करना चाहते थे। ऐसी हालत में कोई भी इंसान होश खो बैठेगा। मिस्टर खन्ना, आप अपना गौन उतारिए। और उधर जाके बैठिए। श्री इकबाल नाथ, सतवंती देवी, पंडित शिवशंकर और मिस्टर खन्ना, इन चारों की असली सजा तो ये होनी चाहिए, इनको गधों पर बिठाकर, इनका मुंह काला करके, हर एक के गले में जूतों का हार डालकर इन्हें गली गली घुमाया जाए, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के कानून में ऐसी कोई सजा नहीं। मैं इन चार जालसाजों को ताज़ीरात हिंद सेक्शन 467 एंड 68 फोर्जरी के जुर्म में 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देता हूं। चलिए। बहन जी, अंकल, हैव अ हॉलिडे। मम्मी, हैव अ गुड टाइम। शर्म नहीं आती? पंडित जी जय हिंद। चुप। हैव अ गुड प्रैक्टिस इनसाइड। और अदालत सेठ बलराज को बाइज्जत बरी करती है। बिल्लू, गायत्री, बिल्लू, 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 मैं